हेलो एवरीवन, हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिपॉजिटरी सिस्टम के कुछ एडवांटेजेस ऑलरेडी देख लिए थे, ठीक है। तो उसी में हम फर्दर और कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट एडवांटेज हमारा है, दैट इज व्हाट, रिडक्शन इन ब्रोकरेज बाय मैनी ब्रोकर्स फॉर ट्रेडिंग इन डीमटेरियलाइज्ड सिक्योरिटीज। देखो, वंस अपॉन अ टाइम की बात है, जब ब्रोकर्स ट्रेड करते थे बहुत ही पैथेटिक सिचुएशन में, जिसमें बताया था ना, हॉल होता था एक बड़ा सारा और उसमें ब्रोकर्स बिड कर रहे हैं ना, 10 के 2, 10 के 2, 10 के 2, समथिंग सॉर्ट ऑफ। अच्छा, अब ऐसे चिल्ला चिल्ला करके एक ब्रोकर कितने इन्वेस्टर्स के लिए ट्रेड कर पाएगा? कितने लिमिटेड इन्वेस्टर्स उसके पास रहेंगे, हार्डली 10-12 लोगों के लिए वो ट्रेड कर पा रहा है एक दिन के अंदर, और पूरे दिन भर चला रहा है वो, है ना। तो कितना सेलेक्टेड वो ट्रेड कर पा रहा है, कितना कम वो काम कर पा रहे हैं। तो अपनी लिवलीहुड के लिए वो कुछ सेलेक्टेड लोगों पे ही डिपेंडेंट हो जाता है। तो बट ऑब्वियसली बात है कि वो उनसे ज्यादा पैसा चार्ज करेगा। जैसे ना पुराने जमाने में होता था कि अकाउंटेंट मुनीम जी रखे जाते थे बिजनेस में ना, तो वो अकाउंटेंट पूरे दिन भर, क्योंकि मैनुअल एंट्रीज कर रहा है उसके लिए, जब पोस्टिंग खुद ही मैनुअली सारे काम कर रहा है, तो पूरे दिन भर सिर्फ एक ही कंपनी का काम कर पा रहा था वो, राइट। वेयर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, टेली सिस्टम आ गया, और टेली के थ्रू अब एक पर्सन मल्टीपल कंपनीज के अकाउंटिंग रख सकता है कि नहीं। अब घर बैठे बैठे आपने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, वाउचर्स मंगा लिए, और यू आर एंटरिंग फॉर 10 और 15 कंपनीज। तो अगर आप 10-15 कंपनीज के अकाउंट्स मेंटेन कर पा रहे हैं, तो बट ऑब्वियसली बात है कि आप अकेली कंपनी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो आप हर कंपनी से थोड़ा 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 पैसा चार्ज करेंगे, तो आपके लिए भी बेटर होगा और उनके लिए भी अच्छा हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहले आप एक अकेली कंपनी से 20,000 चार्ज कर रहे थे, लेट्स सपोज। अब 20,000 आपको अकेली कंपनी से चार्ज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यू आर वर्किंग फॉर 10 कंपनीज। और अगर आप 10 कंपनीज के लिए भी काम कर रहे हो, और अगर आप हर एक कंपनी से 5,000 भी चार्ज कर रहे हो, तो 5,000 इंटू 10, दैट इज व्हाट, 50,000। आपको वैसे ही फायदा हो गया। जहां आप सिर्फ 20,000 रुपए अर्न कर रहे थे, नाउ यू आर अर्निंग 50,000 रुपीज। एंड कंपनी का बर्डन भी रिड्यूस हो गया। जब अकेली कंपनी 20,000 का बर्डन बियर कर रही थी, अब अकेली कंपनी सिर्फ 5,000 का ही बर्डन बियर कर रही है। तो ऐसे में दोनों पार्टीज का फायदा हो गया, क्योंकि उनका वर्क प्रेशर भी कम हो गया है और कंपनी का काम भी निकल जा रहा है। सेम यही बात ब्रोकर के केस में भी एप्लीकेबल होती है। अब एक ब्रोकर, क्योंकि सब कुछ चीजें ऑनलाइन हो गई है, इलेक्ट्रॉनिक हो गई है, तो इन्वेस्टर्स के लिए काम करना उसके लिए बहुत कन्वीनियंट हो गया है। डाटा मेंटेनेंस करना बहुत कन्वीनियंट हो गया है। मल्टीपल इन्वेस्टर्स के साथ वो काम कर पा रहा है, तो भाई ब्रोकरेज तो कम करेगा ही ना। इवन कई बार अट्रैक्शन के लिए जीरो ब्रोकरेज भी बोल देते हैं लोग, कि नए नए क्लाइंट बन जाए, अभी एक महीना जीरो ब्रोकरेज दे देंगे, बाद में कमा लेंगे यार, क्लाइंट तो हमेशा हमेशा के लिए बन जाता है फिर। तो डेफिनेटली यहाँ पे ब्रोकरेज में काफी इंपैक्ट आया है, काफी कंपटीशन भी है, तो ब्रोकरेज काफी लेस हो गई, तो इन्वेस्टर को ये भी फायदा हुआ है। तो व्हाट इट सेज, ब्रोकर्स प्रोवाइड दिस बेनिफिट टू इन्वेस्टर्स एज डीलिंग इन डीमटेरियलाइज्ड सिक्योरिटीज reduces their back office cost of handling paper and also eliminates the risk of being the introducing broker। तो यहाँ पे आप बहुत सारे काम खुद से अकेले मैनेज कर पा रहे हैं। डाटा हैंडलिंग करना, डाटा मैनेजमेंट करना, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, इन सब पे आपको बहुत सारे स्टाफ नहीं चाहिए। और साथ ही में आपके पास इतने सारे क्लाइंट्स हैं कि अगर आपके कुछ क्लाइंट छोड़ के चले भी जाए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा एज सच। तो यहाँ पे ये सारे एडवांटेजेस आपके पास होते हैं, तो आप डेफिनेटली ब्रोकरेज को क्या कर पाएंगे, कम कर पाएंगे, राइट है। अच्छा, 5 एडवांटेजेस वी आर हैविंग, एक बार वापस से रिकैप करेंगे। सबसे पहला एडवांटेज, एलिमिनेशन ऑफ बैड डिलीवरी। नंबर 2, एलिमिनेशन ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद द फिजिकल सिक्योरिटीज। नंबर 3, इमीडिएट ट्रांसफर ऑन पे आउट। नंबर 4, फास्टर डिसबर्समेंट ऑफ नॉन कैश कॉर्पोरेट बेनिफिट्स। नंबर 5, yes, चलिए, नेक्स्ट इज एलिमिनेशन ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू चेंज ऑफ एड्रेस ऑफ इन्वेस्टर, ट्रांसमिशन एटसेट्रा। अच्छा, सपोज करो मैंने 20 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। हाउ मेनी कंपनीज? 20। लोग बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बनाते हैं, काफी सारी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अभी इवन मेरा प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट भी ऑलमोस्ट 35 कंपनीज में है। आई हैव मेड इन्वेस्टमेंट इन 35 कंपनीज, और पहले तो और भी ज्यादा था, पहले तो ऑलमोस्ट 50 से ऊपर कंपनीज थी, है ना। तो आई हैड अ वर्सेटाइल पोर्टफोलियो, मतलब हर टाइप की कंपनी में वी हैड इन्वेस्टमेंट। डाइवर्सिफिकेशन होता है, अच्छा रहता है। एक ही जगह हम इन्वेस्टमेंट कर दें, मान लो वही कंपनी और वो सेक्टर खराब हो जाए, तो पैसा डूबना नहीं चाहिए पूरा एंटायरली। अब मान लो 20 कंपनीज में हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, लेट्स सपोज, और
सारा फिजिकल इन्वेस्टमेंट है, श्योर सर्टिफिकेट इशूड है। अच्छा सपोज करो मेरा एड्रेस चेंज हो गया, अभी फिलहाल मैं जयपुर में रह रही हूँ और फिर मैंने सोचा कि अभी जयपुर छोड़ के मैं जा रही हूँ और हम यूएसए में रहेंगे या फिर मुंबई में रहेंगे या कहीं और रहेंगे। तो अगर मैं एड्रेस चेंज कर रही हूँ तो ऑब्वियसली आई विल हैव टू इन्फॉर्म माय कंपनी कि अभी कोई भी नोटिस भेजो या कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस आपको करना है तो मेरे न्यू एड्रेस पे करना। तो न्यू एड्रेस पे करना इसका मतलब आई विल हैव टू इंटीमेट टू ऑल द 20 कंपनीज। कितना मेहनत वाला काम हो गया यार, हर कंपनी में जा जाके बताना पड़ रहा है मुझे कि मेरा एड्रेस चेंज हो गया, एड्रेस चेंज हो गया। वेयर अगर यही शेयर सर्टिफिकेट के फॉर्मेट में ना होकर के किस में है, डीमैट में, तो मुझे इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मुझे अपना एड्रेस सिर्फ और सिर्फ किसको बताना है, अपने डीपी को। दैट्स इट, कहानी खत्म। जैसे मैंने डीपी को इन्फॉर्म कर दिया मेरा एड्रेस चेंज हो गया है, डीपी क्या करेगा, सेंट्रलाइज जो डाटा है वहां पे एंट्री रिकॉर्ड कर देगा एंड ऑटोमेटिकली वो डाटा सारी कंपनीज को शेयर हो जाएगा। तो कन्वीनियंट हो गया ना कितना काम करना, तो बिना फालतू की मेहनत बच गई है हमारी। तो व्हाट इट सेज, एलिमिनेशन ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू चेंज ऑफ एड्रेस ऑफ इन्वेस्टर या ट्रांसमिशन वगैरह। ट्रांसमिशन होता है डेथ के केस में। ट्रांसमिशन का क्या मतलब होता है, अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाए तो उसकी डेथ के बाद उसके लीगल हेयर्स को जो शेयर ट्रांसफर होंगे दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन। या कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाए, इंसॉल्वेंसी के केस में उसके शेयर उसके रिसीवर को मिल रहे हैं, ऑफिशियल असाइनी जो है उसको मिल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन। दिस इज व्हाट, ऑपरेशन ऑफ लॉ। व्हाट इज ट्रांसमिशन, दिस इज व्हाट, ऑपरेशन ऑफ लॉ। मतलब हम वॉलेंट्री ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। देखो एक तो क्या होता है, मैं अपनी मर्जी से जिंदा रहते हुए शेयर किसी को बेच दूं, गिफ्ट कर दूं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर। लेकिन मेरे मरने के बाद मेरे शेयर किसको मिलेंगे, मेरे लीगल हेयर्स। तो मेरे लीगल हेयर्स को मिलेंगे तो ऑटोमेटिकली मिल रहे हैं ना, लॉ की वजह से मिल रहे हैं ना, सक्सेशन एक्ट बोलता है ना, बाय डिफॉल्ट मिलेंगे। या फिर मेरे नॉमिनी को मिलेंगे। और अगर मान लो मेरा दिवाला निकल जाए तो कोर्ट किसको अपॉइंट करेगा, रिसीवर या ऑफिशियल असाइनी को अपॉइंट करेगा, तो उसको मिलेगा ऑटोमेटिकली। तो इन केसेस में क्या टर्म यूज किया जाता है, ट्रांसमिशन वर्ड यूज किया जाता है। तो व्हाट इट सेज, in case of change of address or transmission of demat shares, investors are saved from undergoing the entire change procedure with each company or registrar। मतलब हर एक कंपनी के पास जा करके आपको अपना एड्रेस चेंज कराने की कोई जरूरत नहीं है। Investor have to only inform their DP with all relevant documents and the required changes are affected in the database of all the companies where the investor is a registered holder of securities। कोई शक? तो क्या करना है, कहां इन्फॉर्म करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ डीपी को इन्फॉर्म करने से क्या होएगा, वो सेंट्रलाइज डाटाबेस में चेंज कर देगा ऑटोमेटिकली। किसके पास इंफॉर्मेशन चल जाएगी, सारी कंपनीज के पास। मतलब हमें हर एक कंपनी के पास जा करके इन्फॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं होगी। यहां तक के सारे पॉइंट सब लोगों को समझ में आ गए क्या, किसी को कोई डाउट है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एलिमिनेशन ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू सेलिंग सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ अ माइनर। देखो अगर माइनर है, अच्छा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में सुना है क्या आप लोगों ने, सबने कुछ पता है इसके बारे में? क्या माइनर को कॉन्ट्रैक्चुअल एबिलिटी होती है ना, सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही वो कोई राइट एक्वायर कर सकता है। तो इसका मतलब माइनर को कॉन्ट्रैक्चुअल एबिलिटी नहीं होती है। अब माइनर के शेयर अगर बेचने हैं तो बेचने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। माइनर खुद तो बेच सकता नहीं है, और उसका गार्जियन बेचेगा तो गार्जियन को पहले क्या करना पड़ेगा, कोर्ट से अप्रूवल। लेकिन डीमार्ट में अगर शेयर है तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। डीमार्ट में ये सब कुछ नहीं करना है, गार्जियन डायरेक्टली माइनर के शेयर को सेल कर सकता है। तो व्हाट इट सेज, natural guardian is not required to take court approval for selling demat securities on behalf of the minor। तो माइनर के शेयर्स को बेचने के लिए आपको कोर्ट वोट के चक्कर लगाने की कोई जरूरत नहीं, स्ट्रेट अवे क्या कर सकते हैं, उसके शेयर्स को सेल आउट कर सकते हैं। एम आई क्लियर, ऑल सेट, समझ में आ गया सबको अच्छे से? चलो अब यहाँ पे हम एक टर्म सीखेंगे, दैट इज व्हाट, डीमटेरियलाइजेशन। अच्छा एडवांटेजेस समझ में आ गया सबको, कोई परेशानी है किसी को? चलो डीमटेरियलाइजेशन, अब एक न्यू टर्म हम सीख रहे हैं। व्हाट डज इट मीन्स, इसका मतलब होता है कि जो भी आपके फिजिकल शेयर्स हैं,
उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? डीमैट में, इलेक्ट्रॉनिक में। किसको किस में कन्वर्जन कर रहे हैं? फिजिकल को डीमैट में। अच्छा, हो सकता है ना मेरे पास पुराने शेयर सर्टिफिकेट्स पड़े हुए हैं और नाउ आई लाइक कि यार अब कौन फिजिकल सर्टिफिकेट में डील करता है यार, अब तो सब कुछ डीमैट में ही होता है एंड दैट इज वेरी कन्वीनियंट टू डील इन द इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स। तो अब मैं चाह रही हूं कि अपने जितने भी फिजिकल सर्टिफिकेट्स हैं उनको किस में कन्वर्ट करा दूं? और डीमैट में क्या होता है, डाटा हैंडलिंग बहुत कन्वीनियंट होती है। मेरे डीमैट अकाउंट में सारे शेयर्स हैं, मैं एनी टाइम उसको बाय कर सकती हूँ, सेल कर सकती हूँ, कुछ भी करना है मैं कर सकती हूँ। लेकिन फिजिकल में मुझे अपनी वार्डरोब खोलनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कौन कौन सर्टिफिकेट है, फिर उसके बाद फिजिकल सर्टिफिकेट ट्रांसफर करने में बहुत बहुत नाटक है। तो आई वांट कि मेरे फिजिकल शेयर किस में कन्वर्ट हो जाए? डीमैट में। अच्छा, अब इसके लिए क्या प्रोसेस होगा? इस पूरे चैप्टर में 4 पार्टीज होती हैं, 4। कौन कौन सी? नंबर 1 इन्वेस्टर, ठीक है। नंबर 2 इशूअर कंपनी। नंबर 2 जिस कंपनी में वो इन्वेस्टमेंट करेगा, जैसे मान लो रिलायंस हो गया, एयरटेल हो गया, मारुति हो गई, कोई भी कंपनी। और इशूअर कंपनी देखो आर्टिफिशियल पर्सन है, ये बात पता है क्या आपको? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। क्या अपने काम खुद से कर सकती है? डेफिनेटली नॉट। तो इसीलिए इशूअर कंपनी अपने लिए एक प्रोफेशनल अपॉइंट करती है और उस प्रोफेशनल का नाम है रजिस्ट्रार टू द इशू, आरटीआई। क्या नाम है उसका? रजिस्ट्रार टू इशू। कभी कभी आरटीए भी होता है, रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट। तो डिपेंड करता है किसको अपॉइंट किया है। रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट, ये सैबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल्स होते हैं, ठीक है। जैसे कंपनी सेक्रेटरी आईसीएसआई रजिस्टर्ड प्रोफेशनल्स होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट आईसीएआई रजिस्टर्ड प्रोफेशनल्स होते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही ये आरटीआई या आरटीए जो होते हैं सैबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल्स होते हैं, जो सिक्योरिटीज के ट्रेडिंग, सिक्योरिटीज के अलॉटमेंट से रिलेटेड काम देखते हैं कंपनी का, ठीक है। तो कंपनी खुद से काम नहीं कर रही है, कंपनी ये काम किसके थ्रू कराती है? अपने प्रोफेशनल एजेंट के थ्रू ये काम कराती है। एम आई क्लियर? 2 पार्टी समझ में आ गई। नंबर 1 इन्वेस्टर एंड नंबर 2 इशूअर। अब देखो सुनो, ये है कि ये जो इन्वेस्टर है उसको अगर डीमैट में शेयर चाहिए तो उसको किसके पास अकाउंट खोलना पड़ता है? डीपी के पास, ऑब्वियसली डीपी के पास। तो एक पार्टी का नाम आया डीपी, और डीपी किसका एजेंट है? ऑब्वियसली डिपॉजिटरी का। दिस इज द 4th पार्टी। तो दीज आर द 4 पार्टीज जिनके थ्रू ही ये सारा काम होगा। चारों पार्टीज के नाम वापस से। नंबर 1 इन्वेस्टर, नंबर 2 इशूअर कंपनी जिसका आरटीआई या आरटीए, और नंबर 3 डीपी, एंड नंबर 4। चलो सुनो अब क्या हुआ। सबसे पहले इन्वेस्टर जो था ना, इन्वेस्टर, उसने इस इशूअर कंपनी के क्या होल्ड कर रखे थे? शेयर सर्टिफिकेट। क्या था उसके पास? एंड ही डज नॉट वांट टू कंटिन्यू दिस शेयर सर्टिफिकेट एनीमोर। बोलते नहीं चाहिए यार फिजिकल सर्टिफिकेट, इतनी आफत कौन मोल लेता है। तो मुझे इन सर्टिफिकेट्स को किसमें कन्वर्ट कराना है? किसमें कराना है? डीमैट। किसमें कन्वर्ट कराना है? तो डीमैट के लिए मेरे पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए ना। बिना डीमैट अकाउंट के शेयर क्रेडिट कहां होंगे? तो सबसे पहले इन्वेस्टर किसके पास जाएगा और डीपी के पास जाके क्या ओपन करेगा? डीमैट अकाउंट। बताओ क्या ये बात सबको समझ में आ गई? क्या ओपन किया हमने? किसके पास? अच्छा चलो अकाउंट खुल गया हमारा। अच्छा अब अकाउंट तो खुल गया है, लेकिन अब आप चाहते क्या हो डीपी से कि भाई ये जो शेयर सर्टिफिकेट है ना इसको कन्वर्ट करवा दे काय में? डीमैट में। तो शेयर सर्टिफिकेट सरेंडर करना पड़ेगा आपको। तो आपको एक तो शेयर सर्टिफिकेट प्लस एक रिक्वेस्ट फॉर्म, जिसको बोलते हैं डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म, डीआरएफ। क्या बोलते हैं? डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म। ऑब्वियसली आप उसको रिक्वेस्ट करो तो राइटिंग में तो रिक्वेस्ट दोगे ना, तो उसके लिए कौन सा फॉर्म फाइल करना पड़ता है? डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म। ये दोनों चीजें उसने किसको दे दी? दे दी डीपी को। जैसे ही डीपी को ये बात पता चलेगी वैसे डीपी क्या करेगा? डिपॉजिटरी को बताएगा। किसको बताएगा? क्योंकि डीपी इज जस्ट एन एजेंट, इज जस्ट एन एजेंट।
एक्चुअल में प्रिंसिपल कौन है? तो डिपॉजिटरी को क्या करेगा? वो इन्फॉर्म करेगा। क्या इंटीमेशन देगा कि भाई एक इन्वेस्टर है जिसने इस रेस्पेक्टिव कंपनी के शेयर होल्ड किए हुए एंड ही इज विलिंग टू कन्वर्ट दी शेयर्स इनटू डीमैट। अच्छा ठीक है, डिपॉजिटरी का किसके साथ अग्रीमेंट हुआ है? कंपनी के साथ, इशूअर कंपनी के साथ। तो जैसे ही डिपॉजिटरी को ये बात पता चलेगी तो ये देखो इशूअर को इन्फॉर्म करेगा कि आपका इन्वेस्टर चाहता है कि शेयर सर्टिफिकेट के बदले में उसको क्या मिल जाए? डीमैट शेयर। इशूअर कंपनी को इन्फॉर्म करना जरूरी है या नहीं? अल्टीमेटली शेयर तो उसी के है ना, शेयर तो उसी कंपनी के हैं, तो उसको तो इन्फॉर्म किया जाएगा ही जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई यहां तक सबको? अब यहां पे जो डीपी है ना, डीपी लिसन केयरफुली, इसको क्या मिला था? शेयर सर्टिफिकेट और डीआरएफ फॉर्म मिला था। ये शेयर सर्टिफिकेट और डीआरएफ फॉर्म वो किसको इशू कर देगा? वाई सो? क्योंकि इशूअर कंपनी चेक कर ले कि ये इन्वेस्टर असली में इन्वेस्टर है भी कि नहीं है। क्या ये शेयर सर्टिफिकेट कंपनी का ही है ना, कहीं डुप्लीकेट तो नहीं है, कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं है? पता चला कि शेयर है ही नहीं, जबरदस्ती हमारे पास आगे एप्लीकेशन लगा दी और कन्वर्जन करने के लिए बोल रहा है। तो ये सब चीजें कौन वेरीफाई कर सकता है? डेफिनेटली कंपनी। जैसे ही कंपनी वेरीफाई कर देती कि हाँ ये सर्टिफिकेट हमारा ही है, तो इशूअर कंपनी क्या करेगी? इस शेयर सर्टिफिकेट को कैंसिल कर देगी। ठीक है, एंड कैंसिल करते ही किसको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा? और डिपॉजिटरी इस बारे में किसको इन्फॉर्म कर देगी? और जैसे डीपी को पता चलेगा कि कंपनी से ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, कंपनी ने शेयर सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया है, अब वो इमीडिएटली क्या करेगा? इस डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्या कर देगा? ठीक है, तो इस तरह से हमारे डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे और शेयर सर्टिफिकेट हम ऑलरेडी सरेंडर कर ही चुके हैं। दिस इज व्हाट द एंटायर प्रोसेस फॉर कन्वर्जन ऑफ शेयर सर्टिफिकेट इनटू डीमैट फॉर्म। एम आई क्लियर? ये पूरा एक्ट के प्रोविजन। अभी सिर्फ प्रोसेस, टाइम सब आएगा, एक्ट में आएगा, रूल्स में आएगा, सब कुछ पढ़ेंगे। अभी फिलहाल से प्रोसेस अंडरस्टैंड करनी है। क्या ये प्रोसेस समझ में आ गई सब लोगों को? कोई कंफ्यूजन इसमें? चलो देखें फिर प्रोसेस। लेट्स हैव अ लुक। देयर इज एन इन्वेस्टर, ही इज विलिंग टू कन्वर्ट हिज शेयर्स। तो सबसे पहले कहां जाएगा? डीपी के पास। डीपी के पास जाके उसने क्या किया? डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट ओपन करके उसमें उसने दो चीजें, शेयर सर्टिफिकेट एंड यस, दोनों कहां जमा करा दिए? हो गए जमा। अभी ये कौन होल्ड करता है? डीपी। डीपी होल्ड करता है, डीपी के पास ही रहेंगे, डीपी किसी को दे नहीं रहा अभी। अच्छा, डीपी को जैसे ही पता चलता है वैसे डीपी किसको इन्फॉर्म करेगी? लेकिन हाउ? मतलब ये डॉक्यूमेंट ट्रांसफर नहीं हो रहे, डॉक्यूमेंट डीपी के पास ही रहेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट वो डायरेक्टली किसको भेजेगा? कंपनी को। और जैसे ही डिपॉजिटरी को ये पता चलेगा, डिपॉजिटरी किसको इन्फॉर्म करेगा? इशूअर या उसके आरटीए को। आरटीए बोले तो रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट। ठीक है, कर दिया इन्फॉर्म। आपने देखो चैनल ब्रेक नहीं हो रहा, चैनल ब्रेक नहीं करते। ऐसे नहीं कि डीपी डायरेक्टली कंपनी के पास कूद पड़ा, डिपॉजिटरी हटाई दिया उसने, ऐसा नहीं हो सकता। जो जिसके थ्रू है उसके थ्रू ही सारी एक्टिविटीज होंगी। एंड देन यहां पे दोनों फिजिकल डॉक्यूमेंट्स किसको? कंपनी को भेज दिए गए, फॉरवर्ड कर दिए गए। वाई सो? एग्जामिन कर लो डॉक्यूमेंट्स में कोई गड़बड़ तो नहीं है। एंड देन जैसे ही कंपनी यहाँ पे एग्जामिनेशन कर लेगी तो शेयर सर्टिफिकेट को क्या कर दिया उसने? एंड कैंसिलेशन के बाद इंफॉर्मेशन किसको? और डिपॉजिटरी किसको इन्फॉर्म करेगा? एंड डीपी क्या करेगा? आगे शेयर अकाउंट। समझ में प्रोसेस आ गया? याद हो गया सबको अच्छे से? काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, एग्जाम में कई बार रिपीट भी हुआ है। डीमटेरियलाइजेशन, दैट इज व्हाट कन्वर्जन ऑफ फिजिकल शेयर्स इनटू। चलो लैंग्वेज देख लेते हैं। देखो, डीमटेरियलाइजेशन इज ए प्रोसेस, किस बात की? बाय विच फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट ऑफ एन इन्वेस्टर्स आर टेकन बैक बाय द कंपनी and equivalent number of securities are credited his account in electronic form at the request of the investor. Language clear? रट गए आप तो? चलो जल्दी से बता दो, what is dematerialization? It's a process by which physical share certificates of an investor are taken back
and equivalent number of shares are being credited to his, yes. अब इसी का जस्ट रिवर्स है रीमटेरियलाइजेशन। डीमटेरियलाइजेशन अब क्या पढ़ रहे हैं? रीमटेरियलाइजेशन में क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स को फिजिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स टू, देखो ऐसा है, इन्वेस्टर भगवान है, उसकी मर्जी, शेयर्स को जिस फॉर्मेट में रखना है रखे। अगर उसको इलेक्ट्रॉनिकली रखना है तो इलेक्ट्रॉनिकली रखें, और अगर उसको फिजिकली रखना है तो फिजिकली रखें। खुशी डिपॉजिटरी चैप्टर चल रहा है अपना, डिपॉजिटरी। हाँ जी, अभी यहां पे रीमटेरियलाइजेशन इज व्हाट, कि अभी इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स को फिजिकल शेयर्स में हम कन्वर्ट करेंगे। देखो ऐसा है, हर इन्वेस्टर का अपना अपना टेंडेंसी होता है। कुछ लोग इलेक्ट्रॉनिक चीजों में काफी कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं होते हैं। अगर जैसे बड़े लोगों को, पुराने लोगों को अगर आप बोलोगे तो उनको नहीं समझ में आता ये सब कुछ चीजें। उनको हर चीज क्या चाहिए होती है? फिजिकल। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग है ना कमोडिटीज में भी कई बार डील करते हैं, तो कमोडिटीज में डील करते हैं तो गोल्ड परचेस किया, कैसे? स्टॉक एक्सचेंज पे। तो क्या वो फिजिकल गोल्ड होता है? नहीं, वो क्या होता है? वही इलेक्ट्रॉनिक होता है। अच्छा, आप इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड परचेस किया, और अगर मान लो मेरे फादर इन लॉ, इनको पता चला हमने गोल्ड परचेस किया, बोले दिखाओ कहाँ है, अब कहां से दिखाएं वो? तो उनको जब तक फिजिकल में हाथ में नहीं होता ना, वो समझ नहीं आता है। तो इसका मतलब उनके लिए तो क्या चाहिए? हर चीज। इवन अगर मैं ऑनलाइन एफडी भी कराती हूँ ना, तो उनको सर्टिफिकेट चाहिए, प्रिंट आउट निकाल के लेके आना। मतलब उनको बिलीव नहीं होता ये ऑनलाइन चीजों पे। तो भाई सही बात है, सबका अपना अपना सेंटीमेंट है, क्योंकि उन्होंने इतने जिंदगी भर ऐसे ही काम किया है, तो उनको वही समझ में आता है। और हम लोगों को वो समझ नहीं आता है कि सारी चीजों के डॉक्यूमेंटेशन हाथ में निकाल के रख लो। तो अपन को इलेक्ट्रॉनिक समझ में आता है। तो अगर इन्वेस्टर का टेंडेंसी है कि नहीं भाई फिजिकल होना चाहिए सब कुछ, तो करा देंगे फिजिकल, ऐसी क्या बात है, कन्वर्जन करा देते हैं। तो रीमटेरियलाइजेशन का प्रोसेस फॉलो होगा। अगेन कौन सी पार्टीज रहेंगी? चार। कौन सी चार पार्टीज? नंबर 1 इन्वेस्टर, इशूअर, डीपी एंड डिपॉजिटरी। क्या आप लोग ट्राई करेंगे रीमटेरियलाइजेशन का प्रोसेस फ्रेम करने में? व्हाट डू यू थिंक, क्या होना चाहिए प्रोसेस? इन्वेस्टर डीबी के पास जाएगा, ठीक है, क्या बोलेगा उसको कि सर्टिफिकेट इशू करा दो भाई, सर्टिफिकेट इशू करा दे, और उसके लिए रिक्वेस्ट फॉर्म भेजेगा, रीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म। कौन सा फॉर्म जाएगा? पहले कौन सा क्या था? डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म। अब क्या जाएगा? रीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म। अच्छा, यहाँ पे शेयर सर्टिफिकेट भी टेंडर होगा क्या? है ही नहीं, तो टेंडर कहां से होगा? ठीक है, अच्छा फाइन। अब जैसे हम डीपी के पास गए, डीपी किसके पास जाएगा? डिपॉजिटरी के पास। और डिपॉजिटरी किसके पास जाएगा? फिर इशूअर कंपनी क्या करेगी? वेरीफाई करेगी कि रीमेट रिक्वेस्ट फॉर्म सही है कि नहीं है, एंड देन सर्टिफिकेट इशू करेगी कंपनी, क्योंकि सर्टिफिकेट चाहिए ना। तो सर्टिफिकेट इशू करेगी कंपनी, डायरेक्टली किसको भेज देगी? इन्वेस्टर को। इन्वेस्टर को डायरेक्टली किसको भेज देगी? देखो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स में हमेशा याद रखना, बिना फालतू घुमाना नहीं है उसको। जिसका डॉक्यूमेंट है डायरेक्टली उसको भेजते हैं हम, क्योंकि ट्रांजिट में खोने के चांसेस बहुत रहते हैं, और बिना फालतू भेजने में फिर पोस्टल कॉस्ट और ये सारे कुरियर वुरियर की कॉस्ट क्यों हमें पे करनी है। तो इसलिए डायरेक्टली डॉक्यूमेंट जिसका है उसी को भेजा जाता है, ठीक है। तो इशूअर का सर्टिफिकेट है तो डायरेक्टली इन्वेस्टर का सर्टिफिकेट डायरेक्टली किसको दिया जाएगा? इन्वेस्टर को। जैसे ही सर्टिफिकेट इशू कर देगा इशूअर, किसको इन्फॉर्म करेगा? डिपॉजिटरी। और डिपॉजिटरी किसको इन्फॉर्म करेगा? डीपी। और डीपी क्या करेगा? उसके शेयर डेबिट कर देगा डीमैट अकाउंट से, क्योंकि सर्टिफिकेट मिल गया ना, तो सर्टिफिकेट रखो। अब थोड़े ना दोनों जगह आप लेके बैठोगे कि डीमैट अकाउंट में भी क्रेडिट हो रहा है और सर्टिफिकेट भी मिल गया सेम शेयर, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। एक ही जगह मिलता है, इधर सर्टिफिकेट और क्रेडिट इन डीमैट अकाउंट। समझ में आया प्रोसेस सबको? लैंग्वेज पढ़ रही हूं, पहले देखो। रीमटेरियलाइजेशन इज अ प्रोसेस of converting securities held in electronic form in a demat account back in which form? Physical certificate form. Physical हमने ट्रांसफर कर दिया है,
For the purpose of rematerialization, the client has to submit the rematerialization request form to DP with whom he has an account. ठीक बात, लैंग्वेज क्लियर है? सेव दोगे? सेव दोगे पक्का? देखो कॉन्सेप्ट समझने पे फोकस करना है, लैंग्वेज रट्टा नहीं मारना है कभी भी। लैंग्वेज चाहे किसी भी सब्जेक्ट की हो, याद नहीं करनी है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट याद करना है, लैंग्वेज अपने आप ही फ्रेम करके आनी है आपको। करेक्ट? चलिए, अ क्लाइंट कैन रीमटेरियलाइज हिज डीमटेरियलाइज होल्डिंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। जब आपकी मर्जी हो आप इसको कन्वर्ट करा सकते हैं और फिजिकल सर्टिफिकेट इशू करवा सकते हैं। अरे जितनी बार फिर मैंने डीमैट करा लिया, फिर वापस डीमैट करा लिया, जितनी मल्टीपल टाइम उतनी बार कराओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए अभी प्रोसेस देखते हैं हम। हाँ जी, नंबर 1 इन्वेस्टर कहां पहुंचा? पहुंच गया जी डीपी के पास। कौन सा फॉर्म फाइल कर दिया? पहुंचा दिया फॉर्म RRF। जैसे ही डीपी को पता चला, कहां पहुंचा दिया इसने? को इंटीमेशन इन्फॉर्म इलेक्ट्रॉनिकली, फॉर्म नहीं भेजेगा, इलेक्ट्रॉनिकली डिपॉजिटरी को। डिपॉजिटरी यही सेम चीज इलेक्ट्रॉनिकली किसको बता देगा? इशूअर कंपनी को। तो बता दिया। और यहां पे ये जो RRF है डायरेक्टली कंपनी के पास इशू कर दिया जाएगा और इशूअर इस फॉर्म को एग्जामिन कर लेगा और उसके बेसिस पे क्या इशू करेगा? सर्टिफिकेट इशू करेगा। सर्टिफिकेट प्रिंट हो गया, डायरेक्टली किसको भेज दे? लो जी भेज दिया। इन्वेस्टर इज हैविंग सर्टिफिकेट और हाथों हाथ किसको इन्फॉर्म कर देगा कि भैया हमने सर्टिफिकेट इशू कर दिया, तुम देख लेना। और डिपॉजिटरी किसको इन्फॉर्म कर देगा? और डीपी क्या करेगा? डेबिट कर देगा। तो डीमैट अकाउंट से वो क्या कर देगा? डेबिट कर देगा और अपने इन्वेस्टर को इन्फॉर्म कर देगा कि भाई तेरे शेयर डेबिट हो गए और तेरे को बहुत जल्दी शेयर सर्टिफिकेट ट्रांजिट में मिल जाएगा। कोई शक? ऑल सेट। नहीं पागल क्यों हो जाएगा, फीस लेता है ना हर बार। आने दो फीस, क्या ही बहुत परेशानी है, चलने दो, उसमें क्या ही दिक्कत है। ठीक है, चलता है ऐसा। देखो क्या फ्री में कोई काम नहीं होता है कभी भी। जब भी कोई काम किया जाता है उसके लिए क्या होता है? कंसिडरेशन। तो जब भी आप फॉर्म फाइल कर रहे हैं डेफिनेटली यू आर पेइंग सम कंसिडरेशन। तो आपका बहुत पैसा है, आपको बार बार खर्च करना है तो करते रहो। राइट है। चलिए अब है डीपी। अभी डीपी को डिफाइन कर रहा है ये कुछ SEBI चल रहा है अपना, सिक्योरिटीज लॉ, और उसका हम डिपॉजिटरी चैप्टर पढ़ रहे हैं। हाँ नहीं क्यों? अरे डीपी इज नथिंग, डीपी इज जस्ट एन एजेंट ऑफ द डिपॉजिटरी। अल्टीमेटली सारा काम तो डिपॉजिटरी का ही है ना। अच्छा ऐसे समझो, चलो एक एग्जांपल समझना। आप चिन्मय ट्यूटोरियल्स में आए थे जब, है ना, तो सबसे पहले आपसे कौन मिला था? रिसेप्शन वाली मैम, है ना। अच्छा चिन्मय सर मिले थे क्या? नहीं, बहुत सारे लोगों से नहीं मिले होंगे, कुछ कुछ लोगों से मिल भी गए होंगे। अच्छा अब जब रिसेप्शन पे आए तो आपने सारा कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ किया? रिसेप्शन से। और फीस भी जमा कराई किसको? है ना, फीस वाले सर को। तो क्या चिन्मय सर के पास फीस जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी कि नहीं जाएगी? अब आप ये बोलो कि मैंने तो रिसेप्शन में फीस वाले सर को दे दिया, चिन्मय सर को कुछ नहीं मिला, क्या ये पॉसिबल है? एग्जैक्टली जो भी इन्वेस्टर है, जो भी ये सारे फैसिलिटी ले रहा है, वो डीपी के थ्रू अल्टीमेटली फैसिलिटी ले किसकी रहा है? डिपॉजिटरी। डीपी तो सिर्फ और सिर्फ एक एजेंट है, प्लेटफॉर्म तो डिपॉजिटरी का ही है ना, डिपॉजिटरी को ही मिलेगा ऑब्वियसली। इनको तो अपना कमीशन मिलता है जस्ट। गॉट इट? ऑल सेट नाउ? यस सर। हाँ जी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। नाउ लेट्स हैव अ लुक व्हाट इट सेज। Depository participant is the representative of the investor. Representative of the investor. In the depository system, providing the link between the company and the investor through the depository. तो basically issuer company और investor को कौन मिलाता है? DP। और किसकी फैसिलिटी दिलवा रहा है? डिपॉजिटरी की, है ना। तो लिंकेज है
इंटरमीडियरी है बीच में। द डीपी मेंटेन सिक्योरिटीज अकाउंट बैलेंस एंड इंटीमेट्स द स्टेटस ऑफ होल्डिंग टू द अकाउंट होल्डर फ्रॉम टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस। Financial institutions like bank, custodians, stock brokers, etc. can become participants in the depository। तो इनमें से कोई भी, आजकल आप देखोगे जितने भी बैंक्स हैं ना, सब डीपी की फैसिलिटी देते हैं। जितने भी बैंक्स हैं उनके थ्रू आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टॉक ब्रोकर सब किसकी फैसिलिटी दे रहे हैं? डीपी की फैसिलिटी दे रहे हैं। ओके, डीपी का मीनिंग समझ में आ गया? हु इज डीपी? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इन्वेस्टर। किसके बीच में लिंकेज है? ये इशुअर कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में लिंकेज है। फैसिलिटी दे रहा है किसकी? डिपॉजिटरी की। गॉट इट? चलिए, अब यहां पे कुछ फंक्शंस हैं डीपी क्या क्या एक्ट कर सकता है, क्या क्या है। ये ऑन कर दूंगी थोड़ी देर। अब डीपी के क्या क्या फंक्शन, अच्छा आप कितने सारे हमने काम पढ़े हैं, इनमें आपको कुछ नजर आ रहा है डीपी क्या क्या काम कर सकता है? व्हाट डू यू थिंक? डीमैट अकाउंट तो डीपी खोल के देगा ना, ठीक है। और क्या कर सकता है? डीमटेरियलाइजेशन, रीमटेरियलाइजेशन की फैसिलिटी कौन दे रहा है? डीपी दे रहा है। और बताओ, लिंकेज है एक तरह से, ये बोल सकते हैं हम कस्टमर इंटरफेस है, क्योंकि कस्टमर डिपॉजिटरी को नहीं जानता, कस्टमर किसको जानता है? डीपी को। तो डीपी के थ्रू ही सारे काम करता है वो, है ना। अच्छा, अगर कोई भी ट्रांसफर ट्रांसमिशन से रिलेटेड एक्टिविटी होगी वो भी कौन देखेगा? डीपी देखेगा। तो याद करने की जरूरत है क्या? अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। देखो क्या क्या फंक्शंस हैं डीपी के, लेट्स हैव अ लुक। नंबर 1, पहला है ट्रांसमिशन रिक्वेस्ट या नॉमिनेशन। अभी अभी मैंने एक वर्ड बताया था ट्रांसमिशन, क्या होता है ये? ऑपरेशन ऑफ लॉ, दैट इज व्हाट, डेथ या इंसॉल्वेंसी के केस में अगर आपके शेयर किसी को मिल रहे हैं तो दैट टर्म इज नोन एज ट्रांसमिशन। ओके, और नॉमिनेशन क्या होता है? कि मेरे मरने के बाद मेरे शेयर किसको मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड नॉमिनेशन। तो भाई ऐसा है, ये सारी फैसिलिटी मुझे कौन देगा? डीपी, क्योंकि मेरा अकाउंट भी तो वही है ना, वही देगा। नंबर 2, एक्ट एज एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी, ऑब्वियसली। कस्टमर इंटरफेस ऑफ डिपॉजिटरी, है कि नहीं? डिपॉजिटरी से डायरेक्ट आपका लिंकेज नहीं होता, आपका लिंकेज किससे होता है? डीपी से, वहीं से आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं। फंक्शंस लाइक सिक्योरिटीज बैंक, पता है ये भी हमें। अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी देता है हमें। तो डीमटेरियलाइजेशन, रीमटेरियलाइजेशन की फैसिलिटी देता है हमें। इंस्टेंट ट्रांसफर ऑन पे आउट, पता था ना आपके एडवांटेज में, इमीडिएट ट्रांसफर ऑन पे आउट, इधर पेमेंट उधर शेयर आपके अकाउंट में। ये फैसिलिटी कौन दे रहा है? डीपी दे रहा है ऑब्वियसली। T+1, देन enables ऑफ मार्केट ट्रांसफर्स। नाउ व्हाट इज दिस ऑफ मार्केट ट्रांसफर? नाउ लिसन केयरफुली। अच्छा, एक तो होता है स्टॉक मार्केट पे ट्रेडिंग। स्टॉक मार्केट कितने बजे खुलता है? 9:15। हाँ, 9:15। 9:15 से कितने बजे तक चलता है स्टॉक मार्केट? 3:30 बजे तक, 3:30। ठीक है, तो 9:15 से 3:30 तक अगर आप कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, वहां पे बाइंग सेलिंग हो रही है, तो ये तो क्या हो गई? स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग है। अब अगर मान लो जैसे मैं एनएससी बीएससी पे ट्रेडिंग नहीं करना चाहती, मैं 1-to-1 ट्रेड करना चाहती हूँ। 1-to-1 कैसे? जैसे, अच्छा एक और चीज मैं बताती हूँ आप लोगों को। आपको पता है स्टॉक मार्केट में जब भी ट्रेडिंग होती है तो वो एनोनिमस होती है। एनोनिमस मतलब बायर सेलर एक दूसरे को नहीं जानते, एनोनिमस ड्रिवन होती है। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करते हो कभी? ऑनलाइन शॉपिंग, तो ऑनलाइन शॉपिंग के वक्त जो प्लेटफॉर्म आपको मिलता है, क्या वहां पे आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज होती है कि कौन बायर है और कौन सेलर है? होता है क्या? वहां तो होती है ना। अरे होती है वहां पे, तभी तो आपको सप्लाई मिलेगा। वहां पे तो आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज होती है, वहां पे बायर की आइडेंटिटी की डिटेल्स होती है। आप जिस भी प्लेटफॉर्म से बाइंग सेलिंग कर रहे हैं वहां पे वो आपकी डिटेल डलवाता है। वेयरएज स्टॉक एक्सचेंज में ऐसा नहीं होता। स्टॉक एक्सचेंज मुझे नहीं पता मैं किससे शेयर खरीद रही हूं, मुझे नहीं पता मैं किसको शेयर बेच रही हूं, बस मुझे इतना पता है कि मैंने अपनी इतने कंपनी के शेयर को बेच दिया इतने रुपए पे, दैट्स इट। यहां पे प्राइस मैचिंग सिस्टम चलता है। कौन सा सिस्टम चलता है? मतलब मैंने बोला आज मैं चाहती हूं कि मेरे पास एक कंपनी का शेयर है कोचिंग शिपयार्ड,
PSU है, शानदार कंपनी। कोचिंग शिपयार्ड, अब कोचिंग शिपयार्ड का शेयर सुबह सुबह 7% बढ़ गया था, एक दिन 7%, 10% भी बढ़ जाता है, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो सुबह सुबह 7% बढ़ गया, मैंने सोचा यार बहुत शानदार बढ़ गया, बेच देते हैं। तो मैंने क्या किया, अपने 100 शेयर्स सेल करने का ऑर्डर प्लेस कर दिया। मैंने सोचा 7% बढ़ाए, हो सकता है 7.5 या 8% भी बढ़ जाए। तो मान लो इसका प्राइस था 4,450, अभी चल रहा है। मैंने सोचा कि यार ये 4,500 टच कर लेगा आज आराम से। अब मैं तो आगे क्लास में पीछे से थोड़ा ये देखते रहूंगी प्राइस कितना गया कितना गया कितना गया। तो मैंने क्या किया, 100 शेयर्स एट द रेट ऑफ 4,500 सेल करने का ऑर्डर प्लेस कर दिया ऑर्डर प्लेस। अब अगर सेम प्राइस पे कोई बायर आ गया कि वो भी बोलते हैं हाँ मुझे 4,500 पे 100 शेयर खरीदने हैं, तो प्राइस मैच हो गई। जैसे ही प्राइस मैच होगी कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। मुझे नहीं पता किसने मुझसे शेयर खरीदे और उसको नहीं पता किसने उसको शेयर बेचे। दिस इज व्हाट एनोनिमस ड्रिवन स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। क्या ये बात सबको समझ में आई? तो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग किसके बेसिस पे होती है? एनोनिमसली। कॉन्सेप्ट सिंपल है, प्राइस मैच होना चाहिए। अगर आपका प्राइस मैच हो रहा है तो ट्रेडिंग हो जाएगी, प्राइस मैच नहीं होगा तो ट्रेडिंग नहीं होगी। लेकिन अगर मैं स्टॉक मार्केट पे ट्रेड करने की बजाय 1-to-1 किसी पर्सन से ट्रेड करना चाहती हूं, जैसे मैं जानती हूं मुझे मिस्टर ए से 1000 शेयर खरीदने हैं, तो वो तो स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं हो सकता ना। तो उसके लिए मुझे किसकी हेल्प चाहिए? डीपी की हेल्प चाहिए। तो मैं डीपी को बोलूंगी कि भाई हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, आप मिस्टर ए के शेयर्स मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए और मिस्टर ए से डेबिट होंगे, मेरे शेयर्स मेरे अकाउंट में क्रेडिट होंगे। तो हम दोनों के कॉन्ट्रैक्ट के चलते ये काम हो रहा है। दिस इज व्हाट ऑफ मार्केट ट्रेडिंग। समझ में आई? तो ऑफ मार्केट ट्रांसफर्स हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं? डीपी की हेल्प से कर सकते हैं। क्या ये सारे फंक्शन समझ में आ रहे हैं आप लोगों को इसके? सेटल्स ट्रेड इन इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट, तो जो भी ट्रेडिंग सेटलमेंट होता है वो डीपी देखता है। एंड प्लेज या एनफोर्समेंट ऑफ प्लेज एक्सेट्रा। अभी एक और नया टर्म यूज हो रहा है, प्लेजिंग। प्लेज, क्या ये वर्ड आज से पहले आप लोगों ने सुना? प्लेज किस किसने ये नाम सुना है? नाम प्लेजिंग आपने सुना है और आपने भी सुना है। अच्छा, लाइव वाले बच्चों ने सुना है कि प्लेजिंग नाम पहले? प्लेजिंग विधि, खुशी, हर्षित, योविका, एनीवन ऑफ यू अगर नाम सुनाओ, बस नाम सुना है तो बता दो फटाफट कि प्लेजिंग का नाम सुना है। ओके, योविका ने सुना है। एंड हु एल्स? चलो, प्लेजिंग क्या होती है? अच्छा, ये तो पता है कि अगर हम कभी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेंगे तो वो हमें कोई ना कोई एसेट गिरवी रखवाने के लिए बोलेगा, सिक्योरिटी। ये तो पता है सबको। अच्छा, अगर हम किसी बैंक के पास जा रहे हैं और बैंक को बोल रहे हैं बैंक लोन दे दो, तो बैंक क्या बोलेगा? हाँ ले जाओ, बिल्कुल आराम से, जितना चाहे उतना लोन ले जाओ, ऐसे बोलेगा बैंक? ऐसे नहीं बोलेगा बैंक। बैंक चेक करेगा कि आपकी औकात भी है कि नहीं है रीपेमेंट की, आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, आपके पिछले साल की आईटीआर वाईटीआर क्या है, वो अलॉन्ग विथ वो आपसे क्या मांगेगा? लोन के लिए कोई ना कोई सिक्योरिटी। ठीक है। अच्छा, ये सिक्योरिटी कौन कौन सी एसेट्स पे हो सकती है? मूवेबल पे भी हो सकती है, इमूवेबल पे भी हो सकती है। दो टाइप की एसेट होती है। तो ये सिक्योरिटी क्रिएट की जा सकती है मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल एसेट्स पे। अगर मूवेबल एसेट पे सिक्योरिटी क्रिएट की जाती है तो उसके लिए बोला जाता है प्लेज या हाइपोथिकेशन। प्लेज या हाइपोथिकेशन ये वर्ड्स किसके लिए यूज किए जाते हैं? मूवेबल एसेट के लिए। और अगर इमूवेबल एसेट है तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है मॉर्टगेज। क्या वर्ड यूज किया जाता है? मॉर्टगेज। क्या ये बात समझ में आई सबको? क्या वर्ड यूज किया जाता है? मॉर्टगेज। मॉर्टगेज किसके लिए होता है? इमूवेबल एसेट के लिए। और मूवेबल एसेट के लिए क्या होता है? प्लेज या हाइपोथिकेशन। अच्छा, अब ये प्लेज और हाइपोथिकेशन भी दो अलग अलग टर्म्स हैं।
प्लेज कब होता है? जब आप एसेट का पोजेशन ट्रांसफर कर देते हैं। प्लेज कब होता है? जब, ठीक है, अभी एग्जांपल से बता दूंगी। प्लेज का मतलब होता है जब पोजेशन ट्रांसफर होता है, और हाइपोथेकेशन कब होता है? जब पोजेशन ट्रांसफर नहीं होते हैं। ऑब्वियसली पोजेशन ट्रांसफर नहीं होता। अभी पोजेशन ट्रांसफर होता है नहीं होता है, ये क्या होता है भाई? सुनो, अच्छा जैसे कभी मूवीज देखी, हिंदी मूवीज, बॉलीवुड मूवीज? अच्छा, पुराने जमाने के देखें कभी? देखिए, अरे क्या बात है। अच्छा अच्छा, जो पुरानी मूवीज होती थी ना, उनमें ऐसे दिखाते थे कि हीरो बहुत गरीब हो गया है, पैसे नहीं है उसके पास। ये बहुत ही जनरल, आजकल की मूवीज में नहीं दिखाते हैं, पहले दिखाते थे। अच्छा, अब बहुत गरीब हो गया है, उसको फंड की सडनली नीड आ गई है, तो या तो वो अपने माँ या अपनी बीवी के गहने, है ना, गिरवी रखवा के आता था, जो भी ज्वेलर होता था उसके पास। ऐसे सीन देखे होंगे कभी? अच्छा, गोल्ड या ज्वेलरी मूवेबल एसेट है कि इमूवेबल? मूवेबल ऑब्वियसली। उसने अपनी ज्वेलरी का पोजेशन किसको दे दिया? ज्वेलर को। पोजेशन ट्रांसफर हो गया ना, दैट इज कॉल्ड प्लेज। दैट इज कॉल्ड प्लेज। अच्छा, अभी हम लोग आजकल ना बहुत सारे लोन लेते हैं, पर्सनल लोन, है ना, जैसे कार लोन। कार लोन सभी लेते हैं, चाहे तिजोरी में कितना ही पैसा क्यों ना हो, चाहे तिजोरी खोलते पैसे गिर जाए, लेकिन तब भी कार लोन सब लेते हैं, लेते हैं ना। डाउन पेमेंट में तो रेयरली कोई खरीदता है पूरी की पूरी कार। अब सपोज करो आज मेरा मन कर रहा है कि यार मैं क्या खटारा गाड़ी चलाती हूँ, i10, गाड़ी चेंज करनी है। फिर मैं सर को बोला, मैंने गाड़ी दिला दो। सर कोई गाड़ी वाड़ी नहीं है, चुपचाप से ग्रैंड i10 ही चलाओ। मैंने कहा अच्छा, ऐसी बात हो गई, तो मैं खुद जाके भी खरीद सकती हूँ, ऐसी क्या बात है। अब मुझे जैगुआर पसंद है, तो मैंने जाकर के जैगुआर के शोरूम पे गाड़ी वाड़ी पसंद कर ली। जितना मेरे पास बैंक बैलेंस था उतना डाउन पेमेंट करके आ गई, और बाकी का क्या ले लिया मैंने? लोन। क्या ले लिया मैंने? अब मैंने बैंक से लोन लिया, से मान लो मैंने एसबीआई से लोन ले लिया, ठीक है, जैगुआर थी 1 करोड़ की, मेरे पास बैंक बैलेंस था सिर्फ 20 लाख का, 20 लाख तो मैंने दे दिया, इसका मतलब बाकी 80 लाख का लोन। अब मैंने जो कार लोन लिया एसबीआई से, तो किसकी सिक्योरिटी क्रिएट की जाती है उस पे? कार की। कार पे सिक्योरिटी क्रिएट की है। अगर कल को मैंने डिफॉल्ट किया ना, तो बैंक वाले मेरी कार उठा के ले जाएंगे, राइट है। अच्छा, यहां पे कार का पोजेशन मेरे पास है या एसबीआई के पास है? पोजेशन मेरे पास ही, ऑब्वियसली मैं ही चलाऊंगी उसको, कार को। ये थोड़ी ना कि एसबीआई के गोडाउन में जाके रख देंगे, बोले जब तक कार लोन नहीं प्रीपे हो जाता तब तक एसबीआई के गोडाउन में कार पड़ी रहेगी। इस थोड़ा होता है। तो जब तक कार लोन चल रहा है मेरे पास ही रहेगी मेरी कार। हाँ, अगर मैंने डिफॉल्ट किया तो जरूर बैंक वाले उठा के ले जाएंगे। तो इसका मतलब क्या यहाँ पे मूवेबल एसेट का पोजेशन ट्रांसफर हुआ है? नहीं हुआ है। दैट इज कॉल्ड व्हाट? समझ में आया क्या? तो अगर किसी मूवेबल एसेट पे आपने सिक्योरिटी क्रिएट की तो दो तरीके से हो सकती है, पोजेशन ट्रांसफर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। हुआ तो क्या हो गया? प्लेज। और अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? हाइपोथेकेशन। एंड इमूवेबल एसेट के केस में क्या क्रिएट किया जाता है? मॉर्गेज। तो ये फैसिलिटी भी कौन दे रहा है? डीपी। कौन दे रहा है? डीपी पढ़ रहे थे अभी हम, भूल गए क्या? डीपी के फंक्शंस पढ़ रहे थे। चलो देखो वापस से, ये रहा प्लेज या एनफोर्समेंट ऑफ प्लेज एक्सेट्रा। तो अच्छा बताओ, शेयर कौन सी एसेट है? मूवेबल है कि इमूवेबल? तो डेफिनेटली यहाँ पे मॉर्गेज तो हो नहीं सकता, या तो प्लेज होगा या फिर हाइपोथेकेशन। हाइपोथेकेशन भी क्रिएट किए जाते हैं। तो प्लेजिंग या हाइपोथेकेशन मतलब सिक्योरिटी क्रिएट करने से रिलेटेड जो भी काम होते हैं वो कौन प्रोवाइड करेगा? ओके, समझ में आया सबको अच्छे से? चलो बताओ फटाफट से, डीपी के फंक्शन बताओ मुझे। नंबर 1, अच्छा इंडिविजुअली पूछ लू क्या? नहीं, चलो कंबाइनली बोलो। नंबर 1, ट्रांसमिशन एंड नॉमिनेशन। नंबर 2, एजेंट। नंबर 3, कस्टमर इंटरफेस। नंबर 4, अकाउंट ओपनिंग। नंबर 5, डीमटेरियलाइजेशन रीमटेरियलाइजेशन की फैसिलिटी। नंबर 6, ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शंस में डील करवाता है। नेक्स्ट इज
प्लेजिंग और एनफोर्समेंट ऑफ प्लेजिंग से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो और होल सिक्योरिटीज और इंस्टेंट ट्रांसफर ऑन पे आउट, है ना, ये दो रह गए थे। ठीक है, ऑल डन, समझ में आया? चलो आज हमने क्या क्या पढ़ा वापस से रिकैप करते हैं हम लोग फटाफट से। अच्छा, हमने सबसे पहले आज एडवांटेजेस देखे थे, कुछ एडवांटेजेस जो हमारे रिमेनिंग थे। कौन कौन सा एडवांटेज देखा आज हमने? तो रिडक्शन इन ब्रोकरेज, ओके, एंड और बताओ, चेंज ऑफ एड्रेस से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गए, बिल्कुल सही बात है। एंड माइनर के शेयर ट्रांसफर करना आसान हो गया है, भूल गए अभी के अभी, याद आ गया अभी सारे? चलो फिर उसके बाद क्या पढ़ा हमने? डीमटेरियलाइजेशन एंड रीमटेरियलाइजेशन, इन दोनों का प्रोसेस याद हो गया सबको अच्छे से। फिर डीपी के फंक्शंस हमने देखे कि डीपी कैसे कैसे एक्ट करता है। गॉट इट? ऑल सेट फॉर टुडे? तो आज इतना ही पढ़ेंगे हम लोग। अब तक हमने इस चैप्टर में डिपॉजिटरी क्या होता है, डीपी क्या होता है, उनका मीनिंग और डिपॉजिटरी सिस्टम जो है किसकी जैसे है, बैंकिंग की जैसे है, उसका हमने कंपैरिजन करा। अलॉन्ग विद इसके एडवांटेजेस हमने देखे कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं, डीमटेरियलाइजेशन, रीमटेरियलाइजेशन के प्रोसेस एंड डीपी के फंक्शंस, ये सारी बातें हमने पढ़ ली। ठीक है, ओके, थैंक यू।